Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to start a poem and our poem name is Christabel, which is written by the famous romantic poet Samuel Taylor Coleridge, whose lifespan was 1772 to 1832. Okay, so the poem Christabel was published in 1797, and this poem is a ballad. Okay, ballad is a long narrative poem. सो क्रिस्टाबेल जो पोएम है उसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। लिखी गई है सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा। सैमुअल टेलर कॉलरिज का जो लाइफ स्पैन है वो है 1772 से 1832 तक। ये जो पोएम है वो लिखी गई है एक फॉर्म में, बैलेड की फॉर्म में, और ये पब्लिश हुई थी इन 1797 में। तो अब आज हम इस पोएम का जो इंट्रोडक्शन है वो कवर कर लेते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में कुछ बातें जो हमें जाननी चाहिए वो हम जान लेते हैं। सो सैमुअल टेलर Coleridge was a poet, critic and philosopher. He lost his father at a very early age, यानी बहुत छोटे थे तब उनके फादर जो है उनकी डेथ हो गई थी। Coleridge was educated at Christ Hospital School, gifted with highly imaginative powers. His ability to imagine formed the basis of both his poetical strength and critical theory. Intensely interested in politics, he, like the other romanticists, was deeply influenced by the French Revolution. Coleridge formed fruitful literary friendship with both Robert Southey and William Wordsworth, यानी दोनों इनके फ्रेंड्स थे। Together, Wordsworth and Coleridge brought up lyrical ballads in 1798. ठीक है ना, lyrical ballads इन्होंने लिखा था in 1798 में। Christabel was written at this time, और उसी टाइम Christabel को लिखा गया था। Approximately पास में ही तो था ना, इसलिए 1797 में Christabel लिखा गया और 1798 में lyrical ballads लिखा गया। और ये जो पोएम है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि दिस वाज वन ऑफ द बैलेड व्हिच Coleridge began writing in 1797 when the volume of lyrical ballads was planned. While Wordsworth undertook the task of writing about natural events in a manner which rendered them unusual, Coleridge set himself the task of creating a willing suspension of disbelief. Though there is a second part of the poem, it never come to be finished as Coleridge's addition to opium constantly interfered with his literary pursuits, and he found it difficult to capture the airy atmosphere of horror and suspense characterizing the first part. इसके हमारे सिलेबस में इसका जो फर्स्ट पार्ट है वही दिया गया है क्रिस्टाबेल का। तो क्रिस्टाबेल का जो पार्ट फर्स्ट है वही हमारे सिलेबस में है, तो वही हम पढ़ेंगे। इसका पार्ट सेकंड भी लिखा गया है। Christabel is a narrative ballad and it uses repetition of words and situations to create an ambience, यानी हॉरर सीन इसमें क्रिएट किया जाएगा। It employs the interrogative method and reverses the ordinary romantic setting. The conflictual element essential to drama is also present. ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी बताई जाएगी हमें क्रिस्टाबेल की। ये जो पोइम है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हॉरर सीन क्रिएट किया जाएगा। पोइम की शुरुआत जो है वो जो बिगिनिंग है पोइम की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसकी भी हम आज बात कर लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर तो हो गया क्रिस्टाबेल का। ओके, फिर सेकंड कैरेक्टर हो गया लेडी गैरल्डाइन।
थर्ड कैरेक्टर है सर लेओलाइन। और उसके अलावा एक मैस्टिफ की बात की जा रही है पोएम में। ठीक है, मैस्टिफ का मतलब होता है बिच जो है। तो हमें शुरुआती लाइंस में ये सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर कोई कैरेक्टर आएगा तो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगी। तो क्रिस्टाबेल की स्टोरी है। लेडी गैरल्डाइन कौन होती है पहले नहीं बताएंगे, सस्पेंस खत्म हो जाता है। तो कल हम जब पढ़ेंगे इस पोएम को तब हम इसमें देखेंगे कि लेडी गैरल्डाइन कौन है। फिर सर लियोलाइन इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। मैस्टिफ एक बिच है जो हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो हॉरर सीन क्रिएट हो रहे हैं पोएम में उसमें वो दिखाई देती है। ठीक है, तो आज हम इसकी जो शुरुआती लाइन है वो कवर कर लेते हैं। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि पोएम जो है हमारी वो कैसे शुरू हो रही है। वैसे तो पोएम की शुरुआत कल करने वाले थे पर आज से ही हम शुरू कर देते हैं। तो इसकी जो शुरुआती लाइंस है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, यानी इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है वो मैंने आपको सामने लिख के अवेलेबल करवाया है। सो टिस द मिडल ऑफ नाइट बाय कैस्टल क्लॉक। तो यहाँ पे हमें पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज बता रहे हैं कि किस तरह से जो इवेंट है वो शुरू होता है, या किस तरह से जो इंसिडेंट है वो शुरू होता है, किस तरह से जो घटनाएं हैं वो शुरू होती हैं, जो हॉरर सीन है वो किस तरह से क्रिएट होता है। तो मिडल नाइट जो यहाँ पे बात की जा रही है, अप्रैल नाइट की बात की जा रही है। ठीक है ना, द मिडल नाइट यानी अप्रैल की बात की जा रही है। ओके, तो टिस द मिडल ऑफ नाइट बाय द कैस्टल क्लॉक, यानी अप्रैल का महीना है और मध्य रात्रि है। और कैस्टल का मतलब होता है जो महल होता है, यानी कि जो पैलेस होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसकी जो क्लॉक है वो बज रही है, यानी लगभग मिडिल नाइट 11-12 बजे का समय है। और जो महल की जो घड़ी है उसकी जो घंटी है वो बज रही है, अप्रैल का महीना है। तो एक तरह से हम हॉरर मूवी का कोई भी सीन इमेजिन करके इसे अच्छे से समझ सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं कि मध्य रात्रि है, 11 से 12 बजे हैं, महल की जो घंटियां हैं वो महल की जो घड़ी की जो घंटियां हैं वो बज रही है। एंड द ऑल्स हैव अवेकन्ड द क्राइंग कॉक, और जो उल्लू हैं वो बोल रहे हैं। और अवेकन द क्राइंग कॉक यानी और जो रात्रि में सोए हुए जो मुर्गे हैं जो बांग देते हैं सुबह सुबह, वो भी क्या हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं, यानी कि वो जाग चुके हैं और क्या कर रहे हैं, क्रो कर रहे हैं, यानी कि बांग दे रहे हैं। अब रात्रि को मुर्गा थोड़ी ना बांग देता है, मुर्गा तो बांग देता है सुबह। ठीक है ना, तो ये बहुत ही स्ट्रेंज जो सीन है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। हॉरर सीन है तो ऑब्वियसली स्ट्रेंज ही होगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रेंज हॉरर सीन जो है वो क्रिएट हो रहा है। मुर्गा जो है वो मध्य रात्रि में बांग दे रहा है और बांग देते हुए उसकी जो आवाज़ है वो कैसी बताई जा रही है, टू विट टू वू। आवाज़ भी देखिए कैसे बता रहे हैं, टू विट टू वू। तो ऐसी जो आवाज़ है वो इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहाँ पे ओवल और कॉक दोनों की बात की जा रही है। तो ओवल भी बोल रहा है और जो कॉक है वो भी बोल रहा है। तो यहाँ पे जो साउंड है वो कैसा आ रहा है, मध्य रात्रि में टू विट टू वू की आवाज़ आ रही है। एंड हार्क अगेन द क्राइंग कॉक, और फिर से जो मुर्गा है वो फिर से बांग देता है। एंड हार्क अगेन यानी फिर से वो बोलता है, हाउ ड्राउजली इट क्रू, और कितनी ज़्यादा वो नींद में बोलता है। यानी अब मध्य रात्रि में जब मुर्गा आवाज़ देगा तो वो उठा तो है ही नहीं ना, क्योंकि सुबह देता है मुर्गा जो बांग देता है उसका समय जो होता है बांग देने का वो सुबह होता है। तो कितनी नींद भरी जो है उसकी बांग है, ड्राउजिली यानी वो नींद में है और फिर वो बांग दे रहा है। तो यहाँ पे हॉरर सीन क्रिएट हो चुका है कि एक महल है, उसकी जो घड़ी है उसमें 11 से 12 बजे हैं रात्रि के, और उस समय उसकी घंटियाँ बज रही है या सुनाई दे रही है। और महीना कौन सा बताया है, अप्रैल का बताया है। उसी समय जो मुर्गा है मध्य रात्रि में ही बांग दे रहा है और ओवल बोल रहा है। उनका जो साउंड है वो कैसा है, टू विट टू वू वाला है। और फिर से वो बांग देना शुरू करता है मुर्गा जो है, और उसकी जो बांग की आवाज़ है वो कैसी लग रही है, जैसे वो नींद से भरा हुआ। ऑब्वियसली नींद से ही भरा होगा आधी रात्रि में जब वो बांग दे रहा है। तो हमने आज पोइम को शुरू कर दिया है। पोइम का जो फर्स्ट स्टैंजा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। पोइम बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बिगिन हो रहा है, हॉरर सीन क्रिएट किया
किया जा रहा है, बहुत मज़ा आएगा हमें पोइम को पढ़ने में। होप आप भी इसे बहुत इंजॉय करेंगे। तो अब हम इसकी जो नेक्स्ट लाइन्स है उसके साथ हम कल मिलते हैं। अब अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट हो पोइम में कि आप मेजर पॉइंट्स वगैरह में, तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।